तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, ये देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। ये अपने पास दो पॉइंट हैं पी और क्यू, इन दोनों के बीच में जितने भी कैपेसिटेंस लगे हैं इससे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो बारी बारी सॉल्व करते हैं क्योंकि ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, पैरेलल भी मिलेंगे इसमें, सीरीज भी मिलेंगे। तो बी और एफ के बीच में देखो, पहले बी और एफ के बीच में देखो, ये दोनों कैपेसिटर किसमें, सीरीज में। तो सी और सी सीरीज में, तो इनको क्या करेंगे, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस 1/c। तो इन दोनों को जब मैं सीरीज में ऐड कर लूंगा तो आएगा क्या, आएगा तुम्हारा c/2, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, c है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, c/2, इस तरीके से c/2। इसको मैंने c/2 लिख दिया है ऐसे। तो अब देखो ये तो तुम्हारा पूरा का पूरा c/2 हो गया, और ये c दोनों के दोनों किसमें, पैरेलल में, दोनों के दोनों पैरेलल में। तो मैं ये कह सकता हूं ये कितना हो जाएगा, c प्लस c/2 यानी 3c/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे यार अब ऐसे ही तो इक्विवेलेंट निकालूंगा, c/2 प्लस c क्या आ जाएगा, पैरेलल में तो ऐसे ही जुड़ते हैं, 3c/2 आ जाएगा। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जो b और f के बीच में निकाल लिया वो क्या आया, पूरा का पूरा 3c/2 आ गया। b पॉइंट और f पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट आया 3c/2 आया, 3c/2। अब ये 3c/2 इस c के साथ किसमें, सीरीज में, सीरीज में है ना। तो अब ये कैसे आएगा, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c इसके साथ सीरीज में प्लस 1/3c/2, 2 पर चला जाएगा, एलसीएम आएगा 3c, ठीक है। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3 + 2, यानी c इक्विवेलेंट जो आएगा तुम्हारा 3c/5 आएगा। बात समझ में आ गई, 3c/5। यहां तक कितना आ गया, 3c/5, ठीक है। और ये जो पूरी चीज है, जब सॉल्व हो जाएगी तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, a और b के बीच में c1 है, और इसको पूरे का जब हमने सॉल्व कर लिया तो 3c/5 आ रहा है। और उसको देखो, पहले ये दोनों सीरीज में, फिर इसके साथ ये पैरेलल में, फिर ये इसके साथ सीरीज में, तो उसको मैंने लिख लिया 3c/5। तो मैं यहां तक पहुंच गया हूं। अब ये c1 है, पहले तो c1 की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, 12 माइक्रोफेराड, और c की कितनी दे रखी है, 18 माइक्रोफेराड। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये c1 कितना है, 12 माइक्रोफेराड, और 3 × c क्या है, 3 × c यानी 18/5। इसको लगभग सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 से लगभग 4 बार कटेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 × 3 = 12, ठीक है, लगभग काट दे रहा हूँ यार, 12 माइक्रोफेराड ये हो जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो ये 12, तो टोटल कितना आया, चलो लगभग नहीं काटते, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, लगभग आंसर आएगा फिर। 5 × 3 = 15, ठीक है, और 3 30 यानी 3.6 बार कटेगा लगभग, ठीक है। 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9, 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9, 10। तो ये 10.8 आ गया है ना। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 10.8 को लगभग 11 लिख सकता हूँ, और 11 और 12 कितना हो जाएगा, 13 माइक्रो, 11 और 12, ये हो जाएगा तुम्हारा 23 माइक्रोफेराड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अभी इतना हमने कितना निकाल लिया, यहां तक निकाल लिया, C इक्विवेलेंट ऑफ AB के इक्विवेलेंट तक निकाला तो 23 माइक्रोफेराड। अरे यार ये 12 है, ये 11 है, 23 माइक्रोफेराड, ओके समझ में आया, AB तक निकाल लिया। अब एक बात बताओ, ये मतलब 23 माइक्रोफेराड यहां तक हो गया, ये इसके साथ किसमें, सीरीज में, ठीक है, इसके साथ ये सीरीज में ऐसे जुड़ जाएगा। फिर ये इन दोनों के साथ किसमें होगा, पैरेलल में, ऐसे ही खेल करता जाऊंगा, ये दोनों फिर पैरेलल में हो जाएगा, फिर ये इसके साथ सीरीज में जुड़ेगा। इसी तरीके से फिर ऐसा ही बॉक्स इधर सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करते करते C इक्विवेलेंट PQ के बीच में तुम्हारा निकल आएगा। इसी तरीके से ये है ना, तुम कैलकुलेट करके देखो, क्योंकि भाई कहानी है, AB तक जितना हमने सॉल्व कर लिया ना, सेम अब ऐसा ही यहाँ पे चलेगा DE तक, DE से PQ तक सेम ऐसे ही चलता रहेगा। इसको तुम खुद सॉल्व करके देख लेना, आंसर मैं आपको इसका लास्ट में बताऊंगा कितना आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बीट स्टोन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन है। अभी मैं बताऊंगा बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, लेकिन इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये तो मैं क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें ये वायर कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, ये वायर कनेक्टेड है, पर इससे क्या होता है ना,
ये थोड़ा झमेला करके क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करना चाहोगे बढ़िया तरीके से तो इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। रीड्रॉ कैसे करेंगे, एक चीटा लेंगे, चीटा कुदाएंगे इसीलिए क्योंकि पोटेंशियल कहाँ कहाँ घट रहा है वो देखना है और कहाँ कहाँ सेम है। देखो मान लो कि इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ए है, ठीक है, तो फिर देखो जैसे ही चीटा चल रहा है, अब ये रास्ते में क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया, तो चीटा कूदेगा तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो अब पोटेंशियल ए से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कम हो गया। जब तक चीटे के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ए था तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर बी हो गया था, चीटा कूद गया था, अब चीटा चल रहा है बी से, फिर यहाँ पे पोटेंशियल ए हो गया। अब ऐसे चला दो इस चीटे को, चलता गया, यहाँ तक कोई भी ड्रॉप नहीं, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी के बाद जैसे ही चीटे को आगे बाई तक ले जाना है, हमें एक्स से चीटे को बाई तक ले जाना है, तो बी से अगर मैं जैसे ही चीटे को खुदाऊंगा ऐसे करके तो पोटेंशियल आएगा ना, बीच में ड्रॉप आएगा ना, क्योंकि भाई कैपेसिटर है बीच में। तो मान लो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होके हो गया बी भाई, या जीरो बोल लो, ठीक है। एक जगह पे मैक्सिमम है, एक जगह पे मिनिमम है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के बीच में रिकॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब इसको रीड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे, देखो ए और बी के बीच में ये वाला पोटेंशियल, किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। अच्छा बी और ए के बीच में, इसको मैंने कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड बोला हुआ ना, तो 2 माइक्रोफेराड ए बी के बीच में, और बी ए के बीच में क्या है 3 माइक्रोफेराड के, तो इसको भी ऐसे ड्रॉ कर दो 3 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। देखो अभी ऐसा लग रहा है कि सीरीज में है, लेकिन जैसे ही मैंने पोटेंशियल ड्रॉप किया, देखो ए और बी के बीच में कौन सा है 2 माइक्रोफेराड, तो लिख लिया। बी और ए के बीच में कौन सा है 3 माइक्रोफेराड। पहली बार में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है ये, और अच्छे से समझने के लिए तो मैं क्या करना पड़ेगा, एक आध और क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो कि मैं करा रहा हूं। अब देखो ए और बी के बीच में फिर से ये कौन सा 3 माइक्रोफेराड, नहीं 5 माइक्रोफेराड है ये, 5 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो ये भी मैंने ए और बी के बीच में लिख दिया 5 माइक्रोफेराड। लेकिन जो अगला है वो बी और बाई के बीच में, या कह लो बी और जीरो के बीच में। तो चलो बी वाला तो यही है, बी वाला यही है, कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं। अब मेरे पास 0 पॉइंट तो है नहीं कहीं, या फिर कह लो बाई पॉइंट तो है नहीं, तो इसी कैपेसिटर को ऐसे ड्रॉ करके कह दूंगा कि भाई साहब ये मेरे पास बाई पॉइंट है। यहाँ पर ए पर जो था हमारा वो बी पोटेंशियल था, और यहाँ पर क्या है 0, तो जो बैटरी लगी होगी इन दोनों के बीच में लगी होगी। अब इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना आसान है ना, कर लो जल्दी से, कैसे करोगे, देखो पैरेलल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये क्या है 5, तो देखो 3 और 2 5, 5 5 10, ठीक है। तो इसका क्या लिख सकता हूं मैं 10 माइक्रोफेराड इक्विवेलेंट, इसका साथ में किससे जो है ना 10 माइक्रोफेराड से भी जो है ना। तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे लिखूंगा, सीरीज वाले का 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट क्या आएगा 5 माइक्रोफेराड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कितना आसान हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो अभी सवाल समझ में नहीं आया तो आगे और अच्छे से आ जाएगा। ये थोड़ा उससे टफ है लेकिन अच्छा है। जैसे कि मान लो मैंने इस पॉइंट को बोल दिया ए पॉइंट, है ना। अब यहां से तुम चलते गए, बीच में कैपेसिटर आ गया तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो अब उसको मैं ए पॉइंट नहीं बोल सकता, इसको मैंने बोल दिया सपोज डी पॉइंट बोल दिया, क्योंकि इसमें पहले से ही बोला है। अब मान लो मैंने चीटे को यहां से दौड़ाया, तो यहाँ पे फिर कैपेसिटर आ गया, फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ऐसा मान के चलो यहाँ पोटेंशियल बी ए था, ऐसे चल रहा हूं तो ड्रॉप हो गया बी हो गया, है ना। और यहाँ से ऐसे चला तो बी डी हो गया। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से फिर चलूंगा, बीच में कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक है। और उस पॉइंट को मैंने बोल दूंगा बी सी। अब देखो चीटा यहाँ तक आ गया, है ना, लेकिन अपना चीटा यहाँ से भी जा रहा था, यहाँ से जाएगा फिर यहाँ पहुंचेगा, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप सी का ही है। अब दोबारा से इसे रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करने के लिए क्या किया था हमने कि पोटेंशियल के बीच में देखा था ए, देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में देखो एक कैपेसिटर है। चलो ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं मैं इसको, ए और बी के बीच में, ठीक है। अब देखना हाँ बी ए और बी के बीच में C1 कैपेसिटर है। अच्छा बी और सी के बीच में कौन सा है C2 कैपेसिटर, बी और सी के बीच में C2 कैपेसिटर बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। अच्छा सी और डी के बीच में कौन सा कैपेसिटर है, सी और डी के बीच में C5 कैपेसिटर है, सी और डी के बीच में जो है C5 कैपेसिटर है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान देना। अच्छा अब क्या बोल रहा है, सी और डी के बीच में निकाल लिया। अब हमें किसके बीच में दे रखा है, ए और डी के बीच में C4 कैपेसिटर दे रखा है,
ए और डी के बीच में C4 कैपेसिटर। ठीक है, इस तरीके से रीड्रॉ करेंगे। अब देखो बचा कौन सा, हमारे पास C3 कैपेसिटर बचा, जो कि बी और डी के बीच में, यानी बी और डी के बीच में C3 कैपेसिटर है। तो ये तुम्हें जो शकल दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं लगभग बीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, बीट स्टोन ब्रिज इस तरीके से बनता है। एक बार वाइट कलर ले रहा हूं और मैं बना के दिखा रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, रीड्रॉ करना पड़ेगा। और बीट स्टोन ब्रिज ऐसे भी होता है। तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा कि जब भी कभी इस तरीके से कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लगे हो और ये भी लगा हो तो बीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। और रीड्रॉ करके भी देख ही सकते हो तुम। ठीक है, अब देखना माय डियर फ्रेंड, ये क्या हो गया, बीट स्टोन ब्रिज है ना। ये बीच में एक कैपेसिटर लगा ए, इसको मैंने ए बोला है तो इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया है। तो यहां पे तुम पाओगे ये बी और डी का जो है सेम पोटेंशियल होता है। बी और डी का जो है सेम पोटेंशियल होता है। कब, जब मान लो ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। ऐसे ही तो है कैपेसिटर C1 C2 C5 C4 इस तरीके से है। चलो यहीं देख लो, तो शकल तो एक जैसी है दोनों की, है ना। अब इसमें ये बीट स्टोन ब्रिज कब होगा, जब C1 अपॉन C2 हो जाएगा और C4 अपॉन C5 हो जाएगा। ठीक है, और C3 तो हट जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं होगा इसका मतलब कोई, क्योंकि इसका जो BB यानी पोटेंशियल B और पोटेंशियल D दोनों सेम है। BB इक्वल टू BD होता है। दोनों के दोनों पोटेंशियल जो है सेम हो जाएंगे। तो ये बीट स्टोन ब्रिज की तरह एक्ट करेगा इस तरीके से, है ना। तो इसमें रेशियो क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C4, और या फिर ऐसा कह लो C1 अपॉन C2 इक्वल टू C4 अपॉन C5, है ना। यहाँ पे समझो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे C1 अपॉन C3 इक्वल टू C2 अपॉन C4। तो इसमें क्या करते हैं, बीट स्टोन ब्रिज में हम इस सेंटर वाले को बिल्कुल गायब कर देंगे, बिल्कुल गायब कर देंगे। तो तुम ये पाओगे कि देखो ये जो दोनों हैं, ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में। साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में, है ना। अब मैं तारों को जो है सीधा कर दे रहा हूं, ये दोनों यानी C1 C2 सीरीज में, C4 C5 सीरीज में। तो अब कितना आसान हो गया, देखो इसको सॉल्व करना कितना आसान हो गया। इन दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर दो, इन दोनों को सीरीज में ज्वाइन करके फिर पैरेलल में ज्वाइन कर दो। तो इस तरीके के होते हैं तुम्हारे बीट स्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन। ठीक है, आगे और अच्छे तरीके से इसको रेजिस्टेंस में समझेंगे जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। बीट स्टोन ब्रिज, है ना, हेडिंग डाल सकते हो। और ये जो प्रॉब्लम थी ये वाली, ये लगभग लैडर प्रॉब्लम जैसी है, लैडर यानी सीढ़ी जैसी प्रॉब्लम। तो लैडर प्रॉब्लम, है ना, सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ये सारी चीजें। तो तुम समझ गए यहां तक। अब आगे देखो, यहां देखो ये भी लगभग ये इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम में आ जाता है। इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे कैपेसिटर हैं, जैसे कि मान लो 2 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो फेराड, 1 माइक्रो फेराड, और फिर ऐसे आगे भी लगे हैं 2 माइक्रो फेराड का, फिर है ना लगता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। 1 माइक्रो फेराड का, इस तरीके से लगते ही जा रहे हैं, लगते ही जा रहे हैं। तो ये वाली चीजें कभी खत्म नहीं हो रही। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें पूछा यह है कि ए और बी के बीच में हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो कुछ नहीं, एक बात बताओ, मैं इसको है ना पूरा ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, फिर इस तरीके से, है ना। अब इस तरीके से देखो रिपीट है, ये 1 माइक्रो फेराड है, ये 2 माइक्रो फेराड है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है। देखो इसी तरीके से रिपीट है और बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी। तो मैं ये कह सकता हूं, ऐसा कर रहा हूं कि मैं इनको तो ऐसे ही लिख दे रहा हूं। अगर इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लूं मैं पूरे का, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सीरीज है, इसका सी इक्विवेलेंट निकाल दूं मैं, तो लगभग क्या आएगा, लगभग सी इक्विवेलेंट पूरा सॉल्व होके यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि इन दोनों को जोड़ूंगा सीरीज में, फिर इसको इसके पैरेलल में, ठीक है, फिर ये हो जाएगा। फिर इन दोनों को सीरीज में जोड़ूंगा, फिर इसको इसके पैरेलल में जोड़ूंगा, इन दोनों को सीरीज में जोड़ूंगा, फिर इसको पैरेलल में जोड़ूंगा। तो लगभग वो सी इक्विवेलेंट निकल के यहाँ आ जाएगा, है ना। समझ में आ रही है बात। तो मैं कह सकता हूँ इनफाइनाइट मतलब बहुत लंबी लैडर है। तो ये जो सी इक्विवेलेंट होगा भाई लगभग पूरे का सी इक्विवेलेंट होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। देखो कैसे करेंगे, 2 माइक्रो फेराड और ये है तुम्हारा 1 माइक्रो फेराड। इसका जो सी इक्विवेलेंट होगा वो होगा कुछ ऐसा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी इक्विवेलेंट प्लस 2, क्योंकि भैया नहीं प्लस 2 नहीं, ये क्योंकि सीरीज में है। और सीरीज में ऐड कैसे होंगे ये, एक मिनट इन्हें ऐड करके दिखाता हूं मैं। 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट
डैश इक्वल टू इसका 1/c इक्विवेलेंट। ये c इक्विवेलेंट क्या है, पूरे का लिया है मैंने लेडर का, ठीक है, प्लस 1/2। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2c इक्विवेलेंट, और c इक्विवेलेंट से c इक्विवेलेंट कटेगा तो ये हो जाएगा 2, ओके, प्लस 2 से 2 कटेगा तो c इक्विवेलेंट, है ना। तो अब इसको रेसिप्रोकल करोगे, एक सेकंड, अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो c इक्विवेलेंट डैश निकलेगा। डैश मतलब अभी ये इन दोनों का निकल रहा है सिर्फ, तो 2c इक्विवेलेंट अपॉन 2 प्लस c इक्विवेलेंट कितना हुआ, देख रहे हो, इतना हो गया, ठीक है। अब ये दोनों, मतलब इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं ना, देख रहे हो ना, मैं देख रहे हो ना विनोद, कैसे कठिन कठिन आंसरों को दिए जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं कि कितने सरल हैं। ठीक है, चलो अब इसका मैंने c इक्विवेलेंट कितना निकाल लिया इन दोनों को ऐड करके, तो वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितना है 2c इक्विवेलेंट अपॉन 2 प्लस c इक्विवेलेंट, ठीक है। अब कह सकता हूं ना मैं, इसका जो c इक्विवेलेंट है लगभग इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे c इक्विवेलेंट अब निकालूंगा तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में, ये क्या है 1 माइक्रोफेराड, ठीक है, ऐड कर दूं मैं डायरेक्ट, तो ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 2c इक्विवेलेंट अपॉन 2 प्लस c इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर दूं मैं, जगह चाहिए मुझे हल्की सी, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे पहले, तो c इक्विवेलेंट क्या आएगा 2 प्लस c इक्विवेलेंट, ओके, प्लस 2c इक्विवेलेंट अपॉन 2 प्लस c इक्विवेलेंट। अब इसके साथ ये मिल जाएगा, तो 2c इक्विवेलेंट प्लस c इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस c इक्विवेलेंट प्लस 2c इक्विवेलेंट। देखो 2c इक्विवेलेंट ये इससे कट जाएगा, सेम है, तो ये क्या आया c इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ये क्या है सिर्फ c इक्विवेलेंट, इक्वल के साइन के इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कर दें इसको रफ करके सॉल्व, कैसे होगी, देखो -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ से c इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल आएंगी, दो फॉर्मूले दो वैल्यू, -b यानी -+1, ठीक है, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1, -4 a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -2, तो ये प्लस हो जाएगा 2 में, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, 2 का, हाँ समझ गए ना, 4 2 8 हो जाएगा ये, मतलब अपॉन 2a 2 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 4 2 8 और एक 9 अपॉन 2, ठीक है। तो c इक्विवेलेंट की दो वैल्यू आएंगी यहाँ पे, देखो एक तो आएगी 1 प्लस 3 अपॉन 2 यानी कि 2 आ जाएगी कटकुट के, एक आएगी 1 माइनस 3 यानी -2 अपॉन 2 -1, तो -1 तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होती है, तो ये वाली c इक्विवेलेंट की जो है अच्छी वैल्यू हो गई, और ये आएगी 2 माइक्रोफेराड। तो इसका c इक्विवेलेंट इस तरीके से निकालते हैं, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तुम्हें अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक बार नहीं 2 बार देखो। ऐसा है कि इनफाइनाइट लैडर है, इनफाइनाइट लैडर है, मैंने वो जोड़ते 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 एक जगह से इक्विवेलेंट निकाल लिया पूरा, और फिर 1 और 2, मतलब ये 1 और ये 2, ये क्या ही बिगाड़ लेंगे अगर मैं इसके c इक्विवेलेंट के ही बराबर मान लूंगा इसको, तो ये इसी तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना है, आगे देखो इस तरीके के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें, जैसे कि इफ C1 C2 एंड C3 कैपेसिटर एंड द इंसुलेटेड प्लेट ऑफ C1, जैसे कि मान लो एक कैपेसिटर है ये C1, एक है ये C2, एक है ये C3, C1 C2 C3, है ना। C1 भी अ पोटेंशियल ऑफ 90 वोल्ट, C1 का जो पोटेंशियल है वो क्या है 90 वोल्ट है। अब बोला है 1 प्लेट ऑफ C3, इसकी एक प्लेट C3 की जो है अर्थ कर दी गई है, अर्थ से कनेक्ट कर दी गई है, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ C2, अब पूछ ये रहा है कि C2 कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो C1 की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोफेराड, ओके, C2 की वैल्यू कितनी है 30 माइक्रोफेराड, ओके, C3 की वैल्यू कितनी है 15 माइक्रोफेराड, ओके। अब देखो ये C1 C2 C3 किसमें है, दोनों तीनों सीरीज में है,
पहले मैं अर्थ करने से पहले इसका सी इक्विवेलेंट निकालना चाहूंगा, तो वो आएगा तुम्हारा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/50, और इसका जब मैं एलसीएम, अरे 1/सी इक्विवेलेंट होगा ना, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 30 20 60 आएगा इसका एलसीएम। 2 से 3 बार, 3 से 2 बार, 15 से 4 बार, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, 60/3 2 5 5 और 4 9, यही आ रहा है ना। मेरे हिसाब से तो यही है 20 30 15, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट कितना आया, 60/9। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसमें क्यू चार्ज फ्लो करूं तो सीरीज में तुम सबको पता है क्या फ्लो ज्यादा, सीरीज में जो चार्ज होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो सही बात है। तो जो चीज चेंज नहीं होती पहले वो निकाल लो। सी इक्विवेलेंट हमें पता चल गया, और सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, Q/B। पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है, ये 90 है। जब मैं एक प्लेट को यहां से अर्थ कर दूंगा तो इसका पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा। देखो मैंने तुम्हें बार बार बताया कि कोई भी कैपेसिटर या कोई भी कंडक्टर अर्थ से कनेक्ट हो जाता है तो वो पार्ट उसका क्या हो जाता है, पोटेंशियल का 0 मानते हैं उसको। तो यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पूरे में इसमें, तो इसको पॉजिटिव बैटरी, इसको नेगेटिव बैटरी, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर 90 वोल्ट है ये। तो यानी हमको पोटेंशियल की वैल्यू 90 वोल्ट दे रखी है। तो ये 60/9 इक्वल टू Q इक्वल टू क्या है, 90 वोल्ट। 90, तो 9 से 9 मर जाएगा ये 10 बार। तो यहाँ से Q कितना आएगा, Q आएगा तुम्हारा, ये किसमें, माइक्रोफेराड में ना, माइक्रोफेराड, ठीक है। तो चार्ज यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 600 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम में ही निकाल लिया मैंने, इतना तुम्हें समझ में आया। अब हमसे पूछा क्या है कि भाई साहब हमें ये बताओ कि C2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो तुम्हें कैपेसिटर 2 पता है, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा दो, C2 इक्वल टू Q2/B2, हमें यही तो निकालना है। वोल्टेज तुम्हें पता है कि सीरीज में वोल्टेज चेंज होता है, करंट वो सॉरी चार्ज जो है सेम रहता है। तो पहले तो चार्ज निकाल लिया, सबके लिए सेम है, तो Q2 वही होगा जो सब में, यानी Q रहेगा 600, ये तो तुम्हें भी पता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं 600 माइक्रोकूलम लिख दे रहा हूँ। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 30, तो यहाँ पे मैं 30 लिख दे रहा हूँ। चलो अगली लाइन में लिख दूं, नहीं तो आपको बुखार आ सकता है। 30 इक्वल टू 600 माइक्रोकूलम अपॉन B2, ये B2 इधर जाएगा भाई साहब, चलेंगे B2 क्योंकि कैलकुलेट ही यही करने हैं। तो 600 माइक्रोकूलम अपॉन 30 माइक्रोफेराड, ठीक है। 30 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा भाई साहब, कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो B2 इक्वल टू जो आएगा वो 20 वोल्ट आएगा, कितना, यानी मैं कह सकता हूं कैपेसिटर C2 के अलोंग 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। पूछो क्यों, ये माइक्रोफेराड है, माइक्रोकूलम है, माइक्रो से माइक्रो कट जाएंगे तो ऐसा यूनिट में ही आएगी ना। तो 20 वोल्ट आया, आपको समझ में नहीं आया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल करके ये क्वेश्चन समझा दिया है। अब आगे देखते हैं। हाँ चलो देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी समझते हैं। जैसे कि मानो मेरे पास कोई कंडक्टर है ना, जिसका कैपेसिटर है C1 और जिसको मैं वोल्टेज दे के आया हूं पहले ही C1, और इसको मैंने वोल्टेज V1 दे रखा है। इसी तरीके से मेरे पास एक दूसरा कंडक्टर है जिसका वोल्टेज है C2, वोल्टेज है V2 और कैपेसिटर है C2। अब ये दोनों अलग अलग रखे हैं, अभी तो अलग अलग रखे हैं। मैं बोलूं कि अब इनका चार्ज बताओ क्या होगा। इस पर चार्ज देखो, C इक्वल टू Q/B वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं Q इक्वल टू C1V1 यानी Q1। इस पर फर्स्ट, इसको मैं बोल दे रहा हूं फर्स्ट, ठीक है, चार्ज है ये। इसको मैं बोल दे रहा हूं सेकंड, ये भी चार्ज है। इस पर जो चार्ज होगा वो भी निकाल लो तुम। अभी बता रहा हूं, रीडिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है मेरे को, इसीलिए C2V2। अगर मान लो अब मैं इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दूं, किससे, वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया, मेटेलिक वायर से। तो इस अब जिसमें ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा चार्ज या कह लो जिसका ज्यादा पोटेंशियल होगा, जिसका ज्यादा पोटेंशियल होगा और जिसका कम पोटेंशियल होगा, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का या चार्ज का फ्लो होता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। बात समझ में आ गई। तो इनमें से एक का हाई पोटेंशियल है, एक का लो पोटेंशियल है। मान के चलते हैं कि इसका हाई पोटेंशियल है, मैं यहां पे कह रहा हूं V1 जो है बड़ा है V2 से, तो चार्ज का फ्लो होना चालू हो जाएगा भाई साहब, इधर की तरफ, इधर की तरफ, हाई से लो की तरफ। तो ऐसे चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो अब चार्ज का फ्लो जब तक होगा जब तक एक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाए। क्यों भाई, क्योंकि अब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल मिल चुके हैं, ये जब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा इसमें, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, ठीक है। तो एक कॉमन पोटेंशियल आएगा, V1 इक्वल टू V2 है अभी, तो
फिर वो बी के बराबर हो जाएगा जो कि कॉमन पोटेंशियल होगा। इसको मैं बी कॉमन बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ मैं? बी कॉमन। और जो बी कॉमन आएगा वो क्या आएगा? देखो अभी सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी होता है, ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन सी। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। बी इक्वल टू क्यू अपॉन सी, यानी कॉमन पोटेंशियल जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, टोटल चार्ज, टोटल, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, टोटल चार्ज, ठीक है, क्यू अपॉन सी। तो सही है, हाँ, टोटल कैपेसिटेंस। इस तरीके से तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल निकलेगा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से बी कॉमन कितना निकल जाएगा? के ऊपर 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा तो मजे में सब समझ में आ जाएगा। टोटल चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2, Q1, और Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? C1 V1, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं Q1 प्लस Q2, यानी Q2 की C2 V2, ठीक है, अपॉन टोटल चार्ज कितना है? ये तो टोटल चार्ज हो गया। टोटल कैपेसिटेंस क्या है? C1 प्लस C2। तो ये तो हो गया तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो इसमें से कुछ चार्ज Q डैश फ्लो होके इसमें पहुंच जाएगा, क्योंकि भाई इनको क्या करना है? पोटेंशियल दोनों को बराबर करना है, B1 इक्वल टू B2 करना है, जो कि B कॉमन के बराबर होगा, तो चार्ज फ्लो होगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो कुछ नया चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि Q1 की वैल्यू कम हो जाएगी, और वो कम होकर क्या आएगी वो मैं बता रहा हूं। देखो, तो Q1 जब हम नया निकालेंगे तो वो आएगा तुम्हारा C1, क्योंकि पोटेंशियल तो चेंज हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया? कॉमन वाला, तो ये B कॉमन, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। अब तुमसे कोई Q2 पूछे तो क्या निकालोगे? C2 इंटू बी कॉमन, है ना? समझ में आ गई बात? अब इसी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो देखो, इनिशियली जब मैं इनको वायर से कनेक्ट नहीं कर रहा था तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं टोटल, यू टोटल इनिशियल एनर्जी, यू टोटल इनिशियल एनर्जी, जिसको मैंने बोल दिया यू आई। कैसे लिखोगे बताओ? यू आई। देखो, मान लो पहले वाली सिचुएशन लो, जब मैंने इसको वायर से कनेक्ट नहीं किया था, तो इसकी पोटेंशियल में क्या लिख सकता हूं? हाफ सी बी स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि मेरे को सी भी पता है और बी भी पता है। तो जब मैंने वायर कनेक्ट नहीं किया था, जब मेरे पास सिर्फ ये कंडक्टर था, तब उसकी पोटेंशियल क्या होगी? हाफ सी वन बी वन स्क्वायर, और इस वाले की दूसरे की क्या होगी? हाफ C2 V2 स्क्वायर, यही तो हो जाएगी। तो इनिशियली दोनों की एनर्जी ये थी। अब फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? एक बात बताना मेरे प्यारे मित्र, फाइनल एनर्जी क्या होगी? हाफ, ठीक है, C1 B कॉमन, क्योंकि भाई अब जब ये कनेक्ट हो गया तो फाइनल एनर्जी निकालेंगे, तो पोटेंशियल कौन सा लेंगे? B कॉमन वाला, तो B कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ C2 B कॉमन का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से यू फाइनल कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा? देखो, हाफ C1 है ही है, बी कॉमन क्या निकाला हमने? C1 B1 प्लस C2 B2, ओके। बी कॉमन एक ही है तो इसको भी कॉमन ही ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू बी कॉमन का स्क्वायर, यानी C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर, क्योंकि भाई पूरे का स्क्वायर लेंगे, ये इससे कट जाएगा। तो यू फाइनल कितना आया? हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और साथ में इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब पता है हमको यहाँ पे क्या निकालना होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इतना तुम सबको समझ में आ गया? अब हमें निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको लिख सकते हो तुम आराम से, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा, मैंने इसको कर दिया रफ, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे निकालेंगे? डेल्टा यू। देखो, इनिशियल में, या ये कह लो चेंज नहीं निकाल रहे हम, निकाल रहे हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जैसे ही मैं कनेक्ट कर दूंगा चार्ज का फ्लो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो जाएगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यही पूछा जाता है क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी? निकालेंगे कि भैया हमारे पास यू इनिशियली कुछ एनर्जी थी जो कि ज्यादा थी, अब यू फाइनल एनर्जी है कुछ, ठीक है, ज्यादा कम कुछ भी हो सकती है, ऐसे माइनस करेंगे। तो यू इनिशियल क्या है अपने पास? हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ये यू फाइनल, ये ठीक है, हाफ C1 B1 प्लस C2
V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, जब तुम इसको, ये माइनस का साइन है, जब तुम इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो ये आएगा हाफ C1 C2, ठीक है, B1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, ये आ गया। बात समझ में आ गई? तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, बढ़िया बढ़िया, कुछ बढ़िया भयंकर क्वेश्चंस होते हैं। अब वो क्वेश्चंस मैं तुमको अभी करके दिखा दूं या अगली क्लास में करके दिखाऊंगा, क्योंकि बोलते बोलते बहुत ही ज्यादा थक चुका हूं मैं, थोड़ा रेस्ट लेने की मुझे जरूरत है। तो अभी के लिए मैं चलता हूं, बाय, थैंक यू।